नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। सभी क्वेश्चन हमारा जो भी है एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सभी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि कौशिक अल्फ़ा बराबर √2 दिया हुआ है तो इतना का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, कौशिक अल्फ़ा का मान दिया हुआ है तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए कौशिक अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, √2 दिया हुआ है। यहाँ से हम चाहें तो वैल्यू पुट तो करके बना ही सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू पुटिंग कोई एक मान करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता ये चीज़ तो डायरेक्टली बोलता है इसको साबित करने या फिर इसका मान ज्ञात करने, तो जो मन सो मान रख सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि जो मन सो मान नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही मान रखना जो यहाँ से निकलेगा। जैसे अब मानिए कौशिक अल्फ़ा है यहाँ पे और यहाँ पे √2 है, तो कितना का मान √2 होता है कौशिक में? तो आप लोग बोलिएगा 45 डिग्री। इसका मतलब अगर अल्फ़ा का मान 45 डिग्री रख देंगे तो ये √2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा का जो मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। कितना? 45 डिग्री। अल्फ़ा का जो मान है वो 45 डिग्री है। अल्फ़ा का मान जब निकल गया तो इसी मान को हमें पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 45 रख देंगे और यहाँ भी हम रख देंगे कितना, 45। यहाँ भी आ जाएगा 45 और यहाँ भी आ जाएगा 45। ठीक है, जब 45 रख देंगे तो 2 गुना क्या है, साइन स्क्वायर 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना क्या है, कौशिक स्क्वायर 45। कौशिक 45 का 1/√2 स्क्वायर जब करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नीचे में सेम वही फार्मूला बैठाएंगे। कौशिक 45 का तो मान कितना यहाँ पे है, √2 है और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। जब ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1, प्लस इधर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे में कितना आ गया 3। ऊपर का जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 2 5/2 इंटू 3, तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5/6। 5/6 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मान हमारा यहाँ से निकला उस मान को हम लोग पुट किए और आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे ये अगर नहीं दिया रहता, यहाँ जो ये लिखे हैं कि कौशिक अल्फ़ा बराबर √2, अगर ये नहीं दिया रहता उस कंडीशन में हम लोग जो मन सो मान पुट करते तो उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू पुटिंग बनाते। लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का कोई ज़रूरी नहीं था। वैल्यू पुटिंग हम वही मान है वैल्यू पुट कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। दोनों है, कौन है? ए है और बी है, और ए और बी मिलके करता है तो किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे, यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए को मिला बैठाते हैं काम करने के लिए अकेले, तो वही सेम काम जो है वो 15 दिन में कर सकता है। आगे बोला है, और सी अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर सी को अकेले बैठा दिया जाए तो वही काम जो है वो 20 दिन में पूरा हो जाता है। कितना दिन में? 20 दिन में। पूछा है बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। बी और सी का हमें निकालना है। यहाँ पे हमारा देखिए बी है, बी और यहाँ पे सी है। बी और सी का एक दिन का काम पहले पता कर लेते हैं, फिर हम पता कर लेंगे कि कुल काम ये दोनों कितना दिनों में करेगा। हमें यही पता करना है क्वेश्चन में कि बी और सी कुल काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से कुल काम पहले निकालते हैं, तभी तो कुछ पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है। तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे, उसके बाद हम सी का और ए का, बी का ना, बी और सी का चाहिए, तो बी और सी का जो है एक दिन का काम पता करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो सबसे पहले हम कुल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मेथड आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, हमेशा सॉल्यूशन करते हैं इसी मेथड पे। तो एलसीएम मेथड से हम इस तीनों कुल काम निकालेंगे। कुल काम मतलब इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा 60 आ जाएगा। मतलब कुल वर्क जो है वो 60 आ गया। कुल काम कितना आ गया? कुल जो काम आ गया वो 60 आ गया। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों मिल के 10 दिन में क्या करता है कि 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम। उसी का इसका 15 चौके 60, ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। और ये एक दिन में करेगा 20 या 60 3 काम।
सभी हो गया। अब देखिए ए और बी, यहाँ पे ए और बी का निकल सी का तो निकला हुआ है। सी जो है सी एक दिन में कितना काम करता है, तो देखिए एक दिन में 3 काम करता है। सी का निकल चुका है, सी जो है एक दिन में 3 काम करता है, यहाँ देख सकते हैं सी का एक दिन का निकल चुका है काम, 3 काम करता है। और तो हमें बी और सी चाहिए तो बी का निकाल लेते हैं, क्योंकि बी और सी हमें बताना है कि दोनों मिला के। तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी ए और बी मिला के 6 यूनिट करता है एक दिन में। अगर दोनों को मिला देते हैं ए और बी तो 6 यूनिट काम हो जाता है एक दिन में, जिसमें कि ए का हिस्सा एक दिन का 4 है, तो बी का कितना होगा, एक दिन का 2 होगा। बी का जो है एक दिन का 2 होगा। हमसे क्वेश्चन में बोला है बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कुल काम है कितना, कुल काम है 60 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट, तो कुल काम को कितना दिनों में करेगा, 12 पचे 60, मतलब 12 दिन में कुल काम को कंप्लीट कर देगा कौन, बी और सी मिलके। तो कौन से ऑप्शन में है, 12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक खंभा को पार कर रहा है रेलगाड़ी, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं रेलगाड़ी जो चलेगा वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगा। ठीक है, क्योंकि खंभा जो होता है सीधा सीधी पतला सा होता है। अगर प्लेटफॉर्म का बात करता तो उस समय हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी लेते, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो दूरी बराबर फॉर्मूला चाल गुना समय। समय कितना बोल रहा है कि 12 सेकेंड में पार कर जाता है, कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 12, तो समय गुना चाल, चाल क्या है 72, लेकिन 72 वो किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर इसको देखा जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये जो हमारा है सेकेंड में, कितना में, सेकेंड में। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये जो हमारा बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये भी बन गया और ये भी सेकंड में है। अब इसको हम काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72, और जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 5 के 20, 5 के 20, जब इसको गुना करेंगे 12 दूना 24, 240, मतलब 240 मीटर क्या आ जाएगा, मीटर। ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा वो 240 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 नंबर क्या है, एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 36, 34, 28, 33, 39 है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, औसत संख्या कितना है, कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। औसत संख्या हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब एवरेज। एवरेज का क्या होता है, कुल योगफल बटा जितना है उतना, जितना संख्या जैसे क्या है 5 गो है तो 5 से भाग कर देंगे कुल योगफल में, ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका औसत निकालने का क्या है, जो मान लीजिए उसका घटा बढ़ा के आंसर निकाल लेंगे। अगर इसी तरीका से बनाए सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़े तो 9 3 12, 12 2 14, 9 3 12, 12 2 9 3 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 36, 30 के 0, बाकी 3 हो गया ना, तो 1 2 3, 4 गो 3 है, 4 1 5, 5 3 15, 15 2 17, 17 170। जब इसको हम काटेंगे तो 5 3 15, 5 के 20, तो एवरेज जो आ गया कुल विद्यार्थी का वो हमारा कितना आ गया 34, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। तो कुल विद्यार्थी का जो एवरेज हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। आसान था, इसलिए इसी तरह से निकाल लेना है। ऐसे यहाँ पे कोई ट्रिक लगाना चाहते हैं, जो मन करे सो मान लीजिए, उस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो गो संख्या है जो क्या, जिसका क्या अनुपात दिया हुआ है 2:3 है, दो गो संख्या का अनुपात। यदि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 होता है। जब दोनों संख्या में 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी, इस संख्या में भी अगर 4 जोड़ा जाता है और इस संख्या में भी 4 जोड़ा जाता है, तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो 7:10 हो जाता है। जोड़ने के बाद अनुपात इसका चेंज होके 7:10 हो जाता है। कब, जब इसमें 4 जोड़ा जाता है तब। ठीक है, तो आगे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, हाँ, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर पूछा है कि अंतर कितना होगा, तो निकाल देंगे अंतर कितना होगा कैसे।
तो यहाँ देखिए दोनों संख्या में बराबर का बढ़ोतरी हुआ, इधर भी कितना हुआ 4 बढ़ा है और इधर भी देखें तो 4 ही बढ़ा है। जब नंबर में 4 बढ़ा है तो अनुपात भी हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि अनुपात में कितना बढ़ा है देखिए, तो यहाँ पे 5 बढ़ा है और यहाँ पे कितना बढ़ा है 7 बढ़ गया है, तो गलत हो गया है, मतलब अनइक्वल हो गया है। हमें बराबर करना है, तो बराबर करने का क्या तरीका है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, तो यहाँ भी 3 का गुना कर देंगे और इसमें भी 3 का गुना कर देंगे। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1 है, तो यहाँ भी 1 का गुना करेंगे, यहाँ भी 1 का गुना करेंगे। लेकिन एक के गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3 दूना 6 और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। अब देखिए इक्वल बढ़ गया होगा, कितना 6 से हो गया है 7, यहाँ हो गया 9 से 10, कितना बढ़ गया है अनुपात में इक्वल बढ़ गया ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 अनुपात में बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में जो है 1 है नहीं, दोनों तरफ 4 बढ़ा है। तो बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का जो मान है वो 4 बढ़ा है। कितना 1 अनुपात का मान 4 बढ़ा है। हमसे पूछता है दोनों संख्याओं में अंतर, तो दोनों संख्या है कितना, एक संख्या 6 अनुपात में है, तो अनुपात तो चेंज होकर इतना हो गया ना 6 और 9, और दूसरा संख्या 9 अनुपात में है। अगर संख्या पूछता तो यहाँ पे हम लोग 24-36 बोल देते। अंतर पूछा है तो अंतर ये नहीं कि इसका 1 अनुपात का मान 6, तो 6 अनुपात का मान 24 है, 9 अनुपात का मान 9 चौके 36, फिर यहाँ घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 12 टिक करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसका अंतर देखेंगे, कितना अनुपात में अंतर है 3 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 4, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 4 तिया, तो 3 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, यहाँ पर मान निकाल के, क्योंकि मान भी निकालना है फिर घटाना है। यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात का डिफरेंस करके ओकरा में 1 अनुपात का मान जितना है उससे गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है ग्रुप डी और एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए 1980 में अगर बेच रहा है कोई चीज़ को 1980 में, तो उसको क्या हुआ है कि 10% का हानि हुआ है। तो 1980 रुपये में बेचने पे 10% का हानि, मतलब कोई चीज़ अगर कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% का चीज़ था और वो 10% के नुकसान पे बेचा, तो कितना बेचा होगा 90% पे बेचा होगा। कितना में 90% में, तो 90 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल में 90% में नहीं, यहाँ पे मान में अगर देखा जाए तो 1980 में बेचा है। ठीक है, और देखिए निकालना क्या है 10% लाभ है। यहाँ पे देखिए निकालना क्या है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। ये नहीं कि आप क्रय मूल्य निकालेंगे, डायरेक्ट क्या बोला 10% लाभ लेना है। अब देखिए कोई चीज़ 100 का है, 10% लाभ लेना चाहते हैं तो कितना में बेचेंगे उस चीज़ को 115% में। सेम उसी प्रकार से 90% का मान इतना आ गया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, या फिर काट ही दे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22% आ गया। कितना आ गया 22%। लेकिन निकालना क्या है 115% का मान, तभी तो 15% लाभ होगा। 1% का मान उतना, तो 22% 115% का मान क्या हो जाएगा 22 में हम गुना कर देंगे 115 से। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 पचे 110 के 0 बाकी 11, 22 1 23 10 33 के 3 बाकी 3, 22 22 22 3 24, कितना हो जाएगा 22 22 3 25 25, कितना हो जाएगा 25, तो 2530 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें 15% लाभ लेना है तो उस वस्तु को 2530 में बेचना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2530। अगर उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचना है तो उसे बेचना पड़ेगा 2230 में। अगर पूछता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या निकालते 100% का मान निकालते। 1% का मान 22, तो 100% का मान कितना होता 2200 हो जाता, तो उस कंडीशन में 2200 टिक करते। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ दिया है क्वेश्चन में क्या कि अगर 15% लाभ लेना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगला क्वेश्चन इसका मान अगर आप लोग हमसे पढ़ें तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए फॉर्मूला सेट हो रहा है, एक बार a प्लस बी सेम चीज़ है, इधर देखिए a प्लस बी है, इधर क्या है a माइनस बी है, एक बार a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है। अगर इसका हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या कर देंगे यहाँ पे √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो घट के कितना आ जाएगा -1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी का अलग अलग क्लास है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एनटीपीसी का
ठीक है। एनटीपीसी का अलग चलेगा। हम ग्रुप डी का अलग मैथ का 10 क्वेश्चन डेली लाएंगे, ठीक है। ग्रुप डी का और रीजनिंग का फिर अलग चलेगा। तो मैथ एनटीपीसी का 10 क्वेश्चन, ग्रुप डी का 10 क्वेश्चन डेली। अगर सुबह में कर देंगे एनटीपीसी का 10 क्वेश्चन और शाम में आएगा ग्रुप डी का सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। अभी क्या है कि हम लोग मिक्स प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम क्या है, रेलवे का ही दोनों है, तो इसका क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, इसका क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी करिएगा फिर भी दोनों क्लास आप लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इस बार एलपी में बहुत देखने को मिला, एनटीपीसी का भी, इसलिए इस दोनों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एक दूसरे के सभी के एग्जाम में, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग भी चाहिए तो वो, नहीं तो मिक्स चाहिए तो वो मिक्स भी आप लोग के लिए हम डेली लाएंगे ही। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव हुआ जिसमें कि केवल और केवल 2 उम्मीदवार का बात किया गया है, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कुल मत अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो टोटल अगर वोट की बात की जाए तो टोटल वोट कितना है, 100% है, ठीक है। हारने वाले को जो है कुल मतों का 48% मिला, जो हारा उसको जो मिला है 48% मिला है कुल मत का। तो कुल तो 100% था, कुल तो 100% था, उसका 48% मिला है किसको, हारने वाले को, जो हार गया है। हारने वाले को जो मिला है 48%। आगे उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले हैं और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। मतलब इनवैलिड वोट हमें निकालना है कि इनवैलिड वोट कितना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक मिनट, एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो हारने वाले मत कुल, यहाँ पे बोला है कि कुल 100% अगर वोट है तो उसका 48% इसको मिलेगा, ठीक है। तो कुल का 48% मानिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कुल का 48% लिख दिया, 48 आएगा। लेकिन आगे बोला है कि उसके प्रतिद्वंदु को 6000 मत अधिक मिला, तो जिसका जो विरोधी पार्टी है इससे 6000 उसको अधिक मिला, 6000 अधिक मिला तो क्या हुआ, वो जीत हासिल कर लिया। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ बोल दें कि तो 52% हासिल किया होगा, तो 4% अधिक है, तो 4% का मान 6000, तो गलत हो जाएगा उस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ इनवैलिड वोट भी है। इनवैलिड वोट है कितना, देखिए 6000 अधिक, और उसने 3% मतों के अंतर से जीता। कितना अंतर से जीता, 3% मत के अंतर से जीता है। अगर इसको 48% मिला, कुछ इनवैलिड वोट है, मान लीजिए कि इनवैलिड वोट क्या है, x% है, कितना, x% इनवैलिड, तो अब बचेगा वैलिड कितना, तो देखिए 100% क्या था, वैलिड वोट था, कुल वोट था, कुल वैलिड नहीं कुल वोट था, उसमें से 48 हारने वाला को मिल गया, तो जीतने वाला को कितना मिलेगा, क्योंकि इनवैलिड को भी ख़त्म कर देंगे तो मिल जाएगा 52 - x%। कितना मिल जाएगा, 52 - x%, ये मिल जाएगा उस विद्यार्थी को जो जीत हासिल किया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ बोला है कि उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे देख सकते कितना है, यहाँ पे 48% है, यहाँ पे 52 - x%। तो यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं, तो 52% अलग -x%, इसमें जब घटा देंगे 48%, कितना 48, तो ओवरऑल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4% - x%, ठीक है। इतना आ गया दोनों का, ठीक है, इतना ही आया है। और क्वेश्चन में बोला यही जो है वो 3000 के बराबर है, 3% के बराबर है। 3% मतलब x का जो मान है वो 1% है, x का जो मान है वो कितना है, 1% है। इसका मतलब है जो जीतने वाला है उसको कितना, क्वेश्चन क्या है कि अमान्य मतों की संख्या की, ठीक है। तो जीतने वाला को कितना मिला है टोटल, तब 51%, क्योंकि 1% तो इनवैलिड वोट हो गया। अब देखिए कुल वोट था कितना, 48%, मतलब हारने वाला को मिला है, और जो जीता है उसको कितना मिला है, 51%। तो कितना परसेंट से जीता है, यहाँ अगर देखें तो 3% से जीत हासिल किया, कितना से, 3% के। और यही 3, और वोट में कितना से हासिल किया है, तो 6000 से। हम बोल सकते हैं 3% का मान 6000, जब इसको काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा, 1% का मान 2000 आ जाएगा, कितना, 2000 आ जाएगा। लेकिन अगर हम कुल वोट हमें ज्ञात करना होता तो क्या निकालते, 100%, क्या निकालते, 100%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इनवैलिड वोट तो 1% है, x माने थे हम, जो कि हमारा 1% आ गया, और 1% का मान जो है वो 2000 आ चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड वोट। इस तरीके से आप लोग को अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्स वाई भी मानेंगे, तो एक्स वाई अगर मानेंगे तो फिर हमें पूरा में मानना पड़ेगा। ऐसे क्या किए, इनवैलिड वोट को हम छोटा सा मान माने और सॉल्व कर दिए। नहीं तो अगर
आप सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, फिर एक्स को भी एक्स या वाई मानना पड़ेगा, फिर लंबा सॉल्यूशन जाएगा। लेकिन इस तरीके से समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये टोटल वोट लिखें, टीवी नहीं लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या 50,000 है, 2009 में जो कुल बाइक बेची गई है वो उसका जो संख्या दिया हुआ है वो 50,000 है, ठीक है। उसका संख्या क्या है, 50,000 है। आगे, तो पीली एवं लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में, पीली और लाल कहाँ है, पीली पीली पीली, अगर पीली बाइक देखा जाए तो पीली बाइक यहाँ पे है और लाल बाइक है, रेड कहाँ पे, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा तो हम लिख देंगे प्रतिशत। रेड बाइक की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी, तो वाइट कहाँ है, वाइट की बात करें तो यहाँ पे है, ठीक है। कितनी कम है ये पूछा है। आगे, 2009 में भारत में के अनुसार ये सब दिया हुआ है, क्वेश्चन का तो आंसर यहीं से कर देना है। अब देखिए अगर देखा जाए तो कुल येलो कितना प्राप्त किया है, येलो का जो प्रतिशत यहाँ शो नहीं हो रहा है, येलो का 10% है, ठीक है। येलो का 10% है और रेड का जो है 20% है और इसका जो है 25% है। तो अगर हमें बोला पहले दोनों मिला के रेड और येलो, रेड और येलो को अगर मिलाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 30% वोट हो जाएगा। कितना वोट नहीं, बिक्री की संख्या, बाइकों की बिक्री की संख्या। और सिर्फ हम वाइट की बात करें तो वाइट जो है 25%, तो बोला है कितना, क्या कम है ना, कुल संख्या इतना है। तो पीले में तो सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी, सफ़ेद बाइक कितना कम है, 5% कम है। तो कुल तो 50,000 बिक्री हुआ है, ठीक है। उसका 5% कितना हो जाएगा, मतलब 5/100 कितना हो जाएगा, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 बचे 2500, मतलब 2500 क्या है, कम है, सफ़ेद बाइक कम बिका है 2500 उस दोनों की तुलना में। अगर दोनों की तुलना में देखा जाए तो ये 2500 कम बिका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये प्रतिशत आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग को बोलिएगा, इसको हम लिख ही देंगे। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन बोला है मेन उसी से मतलब है, और सब तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन तो हमें इस तीनों का यूज करना था, तो इसका हमें लिख के आप लोग को समझा दिए। ये दिया था 10, ये 20 और ये 25% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट है, ये 10 नंबर, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन लेके आए क्योंकि पूछा जा रहा है, आप लोग देखे ही होंगे पेपर में। वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6800 हो जाती है। वह निश्चित धनराशि क्या होगी, मतलब हम पी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, जो इस क्वेश्चन में निकालना है पी का मान। अगर कोई विद्यार्थी ऑप्शन के थ्रू जाना चाहता है तो उसको भी हम अभी समझाएंगे कैसे आंसर क्या आएगा। चक्रवृद्धि भी आ जाए ऑप्शन के थ्रू भी अगर निकालते हैं तो अच्छा ही तरीका है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अब देखिए, और रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है कि CI इतना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखना चाहे तो CI भी हमें दिया हुआ है 6800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 6800 है। और रेट तो पता है ये रेट कितना है। अच्छा, रेट जो दिया है 12.5% रेट है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें तो कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू पे हम सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो नया विद्यार्थी को लगेगा ये 1/8 कहाँ से आया, तो देखिए 12.5% का मतलब होता है 25/2, 25/2 क्या, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। इसको सॉल्व करेंगे 25 चौक 100, तो क्या आ जाएगा, 1/4 दूना 8, क्या आ जाएगा, 1/4 दूना 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल एक है, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अगर 8 है तो उस पर 1 साल का ब्याज अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा। मतलब हमें प्रिंसिपल ही तो पता करना है कि धनराशि क्या है, धनराशि का मतलब पी मतलब प्रिंसिपल क्या है। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा। 2-3 ऑप्शन अगर 8 का मल्टीपल होगा तो फिर हम छोड़ देंगे, ऑप्शन में सॉल्व ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्या ये 8 का मल्टीपल है, 200 है। अगर भाग करेंगे तो बिल्कुल हमारा इसमें भी 8 से भाग लग रहा है। ये तो हमारा 8 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी अगर देखा जाए तो बिल्कुल 8 का मल्टीपल ये आंसर हो सकता है, क्योंकि 200 में क्या होता है, 8 से भाग हमारा लग जाता है। 200 में अगर 8 से भाग दे दें कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 45 लग सकता है। तो ये आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही आंसर होगा। ये आंसर हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये हरगिज आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, 8-24 नहीं लगेगा। इसमें 400 है, इसमें भी 8 से भाग लग रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। ये 600 है तो इसमें 8-54 हाँ, इसमें भी 8 से भाग लग रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। मतलब अभी क्या है कि पूरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। अब देखिए कितना साल का, 2 वर्ष का बात किया है। पहला साल की बात करें तो प्रिंसिपल अगर 8 था तो इसका अमाउंट 1 साल में बढ़ के 9 हो गया। ये 1 साल का है,
ये हम सक्सेसिव पे लगा रहे हैं। ये 1 साल का है, फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर वो भी 8 का बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम दोनों मिला के देखें तो 8 64 का बढ़ के कितना हो गया, 9 9 81 हो गया। 64 का 81 हो गया तो ब्याज कितना हो गया, देखिए तो 64 रुपये अनुपात में लिए थे और हो गया कितना, 81। 64 6 70 10 1 17 17 आ जाएगा, कितना 17 अनुपात में ब्याज कितना आ गया। SI जो अगर CI का हम बात करें, SI नहीं CI सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है, कितना आ गया अनुपात में 17। लेकिन एक्चुअल में 17 नहीं है, एक्चुअल में जो है वो 6800 है। कितना है एक्चुअल में, जो इसका मान है 6800 है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मूलधन तो कितना है, 64 अनुपात। यहाँ देख सकते हैं मूलधन जो है वो कितना अनुपात में, 64 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 400, तो 64 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, एकरा में 400 से गुना कर देंगे। 2 गो 0 तो होगा ही होगा, 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1, 4 6 चौक 24 1 25, 5600 मतलब 25,600 उसका मूलधन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बाकी बात जो है सभी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें और भी कुछ सोच सकते हैं कि 2 साल का है तो 8 का नहीं, 8 के स्क्वायर, जो भी आंसर होगा वो 64 का विभाज्य होगा। क्या इसमें 64 से भाग लगता था, नहीं। इसमें लग रहा है नहीं, एक ही ऑप्शन 64 से भाग लग रहा था 256 में, तो वही मेरा आंसर होगा। इस तरीके से भी आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग किए, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था और CI का क्वेश्चन भी आप लोग को करवा दिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंतज़ार करें दूसरे क्लास का। थैंक यू।